नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन के अंतर्गत आज हम अध्ययन करना शुरू करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत जो हम भाग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला भाग है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत जो हमारे पास शुरुआती तौर पर हम जिसके बारे में अध्ययन करते हैं ड्राइंग में, वो है इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। एक एक उपकरण को ध्यान से देखेंगे और मैं आपको थोड़ा सा तेजी से ही पढ़ूंगा ताकि आपसे सारी चीज़ें, सारी बातें आराम से जल्दी से कवर हो जाएं, जल्दी से आपको समझ में आ जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए हम हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। आप कमेंट सेक्शन दिखा दीजिए, कमेंट वो दिख रहे हैं ना उधर साइड में। हाँ, आवाज़ कम आ रही है तो आवाज़ टीम देख लेना भाई, आवाज़ वगैरह बढ़ा देना। यदि कम आ रही है तो कैसे भी करके सेट कर देना। ये तो नहीं हो कि सेल वेल तो डिस नहीं होना चाहिए। चलो भाई, तो अब हम पढ़ना शुरू करें आगे का भाग। अभी सभी रेडी हैं, सभी लाइव जुड़ चुके हैं। तो चलो भाई, बिना कुछ देरी किए हमारे पास जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारे पास बेसिक्स से वर्णन भाग है, इस बेसिक वर्णन भाग को ही हम अध्ययन करने वाले हैं, जो आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट भाई। अब देखो कि मैं कुछ चीज़ें जो है अंडरलाइन करता चलूँगा, आप उस चीज़ को ध्यान से देखना। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है। इंजीनियर की भाषा ये क्यों कहलाती है? क्योंकि ये भाषा लाइनों के द्वारा लिखी गई है। लाइन का, छोटी लाइन का अलग अर्थ होता है, पतली लाइन का अलग अर्थ होता है, डैश लाइन का अलग अर्थ होता है, चेन लाइन का अलग अर्थ होता है। हर प्रकार की लाइन का अलग अर्थ होता है। और ये जो अल्फाबेटिकल ABCD या के में तो लिखी नहीं गई है, ये तो रेखाओं की भाषा है, इसलिए इसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। और रेखाओं को कौन समझ सकता है? इंजीनियर समझ सकता है कि भाई पतली लाइन का क्या अर्थ है, मोटी लाइन का क्या अर्थ है, सब अलग अलग लाइन का क्या क्या अर्थ है। चलो भाई, तो ये हमारे पास किसकी भाषा है? तो आप कहेंगे सर इंजीनियर की भाषा है। इसे इंजीनियर की सार्वभौमिक भाषा कहते हैं। यानी कि ऐसा कभी दिक्कत नहीं आएगी कि इसको पढ़ने के लिए फ्रेंच आनी जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। मैं फ्रांस के किसी इंजीनियर ने यदि ड्राइंग बनाई है तो मैं इस ड्राइंग को सही कर सकता हूँ, ड्राइंग को समझ सकता हूँ, ड्राइंग को करेक्ट कर सकता हूँ। ये मैं आराम से, आसानी से कर सकता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे यह कहूं, यदि किसी जर्मनी के इंजीनियर ने बनाई है तो जर्मन आपको आनी जरूरी नहीं है, बिना आपको जर्मन आए आप उसको समझ सकते हैं। जर्मनी, क्योंकि अब इसमें भाषा का महत्व है ही नहीं, लाइन का महत्व है, तो इसलिए भाषा की बाध्यता ये क्या हो रही है? खत्म हो रही है। रेखाओं के द्वारा मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? रेखांकित। तो ये हमारे पास इंजीनियर लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, या ग्राफिकल लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं। तीसरी बात है, ये इंजीनियर के विशिष्ट भाषा है। इसमें रेखा चित्र, रेखा चित्र का मतलब है ड्राइंग्स, रूढ़ियों यानी कन्वेंशन, सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन तथा प्रतीक चिन्ह को आधारित है। अलग अलग प्रकार के ड्राइंग बनाते हैं तो हम चिन्ह काम में लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इस प्रकार का बनाया तो ये हमारे पास फैन का चिन्ह हो गया, ठीक है। और इस प्रकार बनाया तो मैंने पुश बटन का स्विच हो गया। और इस प्रकार से बनाया तो ये हमारे पास स्विच का लाइन हो गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं वन वे का, टू वे का, सब का अलग अलग प्रकार से हम बना सकते हैं। और ये जो सब हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं तो ये इंजीनियर की भाषा है। अब कोई बच्चा क्या कह रहा है भाई, गुरुजी ऑफलाइन सेंटर जयपुर पर इलेक्ट्रीशियन क्लास नोट्स कल मिल जाएंगे, कल 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 अवेलेबल होंगे भाई वहां पर, ठीक है, ओके जी। चलो, अब इस भाषा का उपयोग किस में होता है भाई? मशीन, कल पुर्जे, भूमि योजना, वास्तुकला में, सिविल में और विद्युत इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में इसका काम लेते हैं। मशीनों के छोटे छोटे पुर्जे हैं, उनकी ड्राइंग बनानी पड़ती है। भूमि योजना यानी कि जहां पर एम्स की बिल्डिंग बनानी है, IIT की बिल्डिंग बनानी है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनानी है, तो देखना पड़ता है कि यहाँ पर कला संकाय आएगा, यहाँ विज्ञान संकाय आएगा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आएगा, यहाँ जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आएगा। ये सभी डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ हॉस्टल बनेगी। वो भूमि का लेआउट बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? ड्राइंग चाहिए।
वास्तु का भी ध्यान रखना पड़ता है। वास्तु एक साइंस है जो तरंग दैर्ध्य यानी ऊर्जा पर आधारित होता है। सिविल इंजीनियरिंग को जैसे रोड वगैरह बनाते हैं वहां पर विद्युत इंजीनियर होता है ना, जो सबसे पहले आपको ये वायरिंग वगैरह करने से पहले एक बनाता है जिसे कहते हैं हम, एक मिनट क्या नाम है उसका, एक लेआउट का बनाता है। लेआउट यानी अभिविन्यास का निर्माण करता है। लेआउट देखता है कि भाई यहाँ पर कितना सामग्री लगेगी, कितना तार लगेगा और किस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन सा भाग लगाना है, फैन किधर लगाना है, लाइट्स किधर लगानी है, तो ये लेआउट बनाता है। तो वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता होती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मामला है सभी जगह बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जरूरी रूप से चाहिए होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन को हमेशा ऊपर बीचों बीच कसना चाहिए। बीचों बीच नहीं लिखा हुआ तो ऊपर के भाग में कसना चाहिए। ड्राफ्टिंग मशीन के अंतर्गत देखो 100 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, एक वर्टिकल लाइन खींची जा सकती है। दोनों के बीच कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का। और एक यहाँ पर अंदर क्या होता है, प्रकार होता है। तो आप कहेंगे ये सीधी लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, किसी भी एंगल पर तिरछी लाइन खींची जा सकती है। इसकी दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें चांदा भी सम्मिलित होता है। तो एक के अंदर एक से अधिक चीजें शामिल हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग मशीन। और ड्राफ्टिंग मशीन जो काम में लेते हो क्या कहलाता है, ड्राफ्ट्समैन कहलाता है। अब इसको एक बार एक जगह कस दिया, बाईं तरफ ऊपर की ओर, बीचों बीच ऊपर की ओर कस दिया। फिर बाएं हाथ है जो आपका कार्यकारी भाग होगा, दाएं हाथ होगा जो ड्राइंग करने वाला, जो ये वर्किंग वाला होगा। आप इसको पकड़ के इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे खिसकाओगे। आप इसकी जगह कभी भी चेंज नहीं करें। एक बार जहां फिक्स कर दिया फिक्स रह गया। उसके बाद आप इसको पूरे ड्राइंग बोर्ड में आसानी से घुमा सकते हो। इसको पूरे ड्राइंग बोर्ड में आराम से आसानी से घुमाओ, कोई मनाही नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी घूमता है, यहां से भी घूमता है, यहां से भी घूमता है। तीनों जगहों से ये वेरी करता है, सब जगह घूमता है। तो ये इसमें स्केल होता है, चांदा होता है और टी स्क्वायर जैसे उपकरण को मिलकर बनी होती है। इसका उपयोग प्रयोग कहां किया जाता है, तो ड्राफ्ट्समैन में किया जाता है। अच्छा, अब देखो कि ड्राइंग बोर्ड जो है ना, ये तो हमारे पास झुका हुआ होता है और जो स्टैंड है ये ऊपर नीचे होती है। स्टैंड क्या होती है, ऊपर नीचे। स्टैंड भी एडजस्टेबल होनी चाहिए। ये जो ड्राइंग बोर्ड है कितना डिग्री झुका हुआ होता है, तो आप कहेंगे ड्राइंग बोर्ड है जो 20 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। गुरुजी सभी बच्चों के कमेंट नहीं चल रहे हैं, सभी बच्चों के कमेंट चल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मामला, इसकी सहायता से आरडी यानी हॉरिजॉन्टल खड़ी यानी वर्टिकल तिरछी लाइन एवं वक्राकार रेखा शुद्ध माप एवं कोण के साथ खींची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, यही मैंने कहा है। इसके साथ में आपसे हैं खड़ी लाइन, आरडी लाइन, किसी भी एंगल पर लाइन आराम से खींची जा सकती है क्योंकि चांदा भी होता है और स्केल भी होता है। दो भुज आपस में कितना डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर। इसको कसा कहाँ जाता है, बीचों बीच। कार्यकारी हाथ बायां है, दाएं से आप क्या करोगे, ड्राइंग करोगे। बहुत बढ़िया बात है भाई। चलो, ड्राफ्टिंग मशीन को बाएं हाथ द्वारा नियंत्रित करना, कंट्रोल करना है और दाएं हाथ के द्वारा क्या बनानी है, ड्राइंग बनानी है। मशीन की कंट्रोल यूनिट बीच में होती है, ऊपर की ओर। मशीन को बार बार सेट करने की आवश्यकता होती है क्या, नहीं होती है। ड्राफ्टिंग मशीन द्वारा कम समय में ड्राइंग तैयार हो जाती है। अतः इस मशीन का उपयोग एक कॉमर्शियल ड्राइंग बनाने में करते हैं। जैसे मान लो मैं एक्सपर्ट हूँ ड्राइंग बनाने में, आप कहोगे गुरुजी मेरे है ना एक प्लॉट का नक्शा, मतलब प्लॉट में मकान बनाना नक्शा बना दो। मैंने बना के दे दिया। इतने माया सर गुरुजी को हॉल बना दो, बना दिया। इतने माया के सर हमारे लेट बाथ का ड्राइंग बना दो, वो बना दी। मैं प्रोफेशनल हूँ और ये मैं पूरे टाइम बैठे बैठे यही करता हूँ। आजकल तो कंप्यूटर से होने लगे, पहले तो ड्राइंग से होता था। इसे कॉमर्शियल रूप से कहते हैं और इस कॉमर्शियल रूप से करने के लिए क्या होता है, एक मिनिमम चार्ज लेते हैं जिसे हम कॉमर्शियल कहते हैं। ठीक बात है। अगला हमारे पास होता है मिनी ड्राफ्टर। अगला हमारे पास क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर। ये एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का ही लघु रूप है, छोटा रूप है, जो स्केल, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर इन सब से मिलकर बना होता है। ये एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का क्या रूप है भाई, छोटा रूप है बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर का मतलब है ड्राफ्टर ही है लेकिन छोटा भाग है। और ड्राफ्टिंग मशीन में तो क्या होता है, स्केल बहुत अच्छी होती है, बहुत उच्च गुणवत्ता की होती है। तो वहां तो महंगा मामला है। लेकिन मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं तो सीखना आया हूं। तो मैं सीखना है तो मैं कहूंगा भाई जो सीखना आया वो सभी है ना एक मिनी ड्राफ्टर लेके आए जो ज्यादा महंगा नहीं है, रफ काम करने में
प्रशिक्षण लेने में काम आएगा, सहयोग करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, मिनी ड्राफ्टर। तो कॉलेज के अंतर्गत आप गए थे तो मिनी ड्राफ्टर लेके गए थे, इसमें स्केल का कार्य हो जाता है, टी स्क्वायर का कार्य हो जाता है, सेट स्क्वायर हो जाता है, प्रोटेक्टर होता है। यानी ये हमारे पास क्या करेगा, ये आडी लाइन खींच देगा, ये खड़ी लाइन खींच देगा, ये तिरछी लाइन खींच सकता है, ये किसी भी एंगल पर कोण खींच सकता है। जिस प्रकार से जो कार्य ड्राफ्टिंग मशीन करती है उसी प्रकार से वो सारा कार्य मिनी ड्राफ्टर भी करता है। यहां पर देखो ऊपर की ओर हमने कस दिया, फिक्सिंग क्लैंप हो गया। ये हमारे पास है जो पैरेलल ग्राम बार है, छड़ है, ये छड़ यहाँ पीवेट प्लेट के द्वारा जुड़ी हुई है ताकि आराम से आसानी से आगे पीछे इसको घुमाया जा सके। यहाँ पर भी है इंडेक्स प्लेट जो घूमने लायक चीजें हैं, ये लॉकिंग नॉब है जो लॉक हो जाता है, ये हमारे पास स्केल है और प्रोटेक्टर का चांदा यहाँ पर है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मिनी ड्राफ्टर कहलाएगा। मिनी ड्राफ्ट में भुजा कितनी होती है, दो आपस में कितने डिग्री कोण पर होती है, 90 डिग्री पर। इसकी सहायता से कैसी लाइन खींची जाएगी, आरडी, और कौन सी लाइन, खड़ी और तिरछी और समांतर लाइन खींची जाएगी। मिनी ड्राफ्टर की भुजा है एक प्रोटेक्टर से जुड़ी होती है और जो चांदा से जुड़ी होती है उस चांदे का कोण कितना डिग्री होता है, 0 से 360 डिग्री का कोण होता है चांदे का। कितना होता है, 0 से 360 डिग्री का कोण होता है चांदे का। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ भाई, चलो जी, ओके। तो मिनी ड्राफ्टर की भुजा पर एक प्रोटेक्टर होता है, 0 से 360 डिग्री होता है, बहुत बढ़िया बात। अब मिनी ड्राफ्टर के बाद में आता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड की इंपॉर्टेंट बात है, ये से संशोधित यानी सी सेड लकड़ी है, यानी कि हमारे पास नमी से उपचारित है, नमी का ज्यादा इसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता है, इस प्रकार की लकड़ी है। लकड़ी होनी कैसी चाहिए, समतल होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए और ऊपर का भाग चिकना होना चाहिए। तो ड्राइंग बोर्ड जो बनेगा उसका ऊपरी भाग कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, चिकना भाग होना चाहिए। और चिकना भाग होने से क्या होगा, रफनेस नहीं रहेगी, आप ड्राइंग बनाओगे तो खुरदरापन नहीं आएगा। तो ऊपर वाला भाग कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, समतल होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। आयताकार है उस हिसाब से माप लिखेंगे। फिर कहा ड्राइंग बोर्ड किसकी सहायता से होता है, तो आप कहेंगे स्ट्रिप यानी पट्टियां, 1 2 3 4 5 पट्टियां जोड़ी कि नहीं जोड़ी, इसे स्ट्रिप कहते हैं। पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। भाई साहब पट्टियों को जोड़ के क्यों बना, तो एक साथ ही बना लो ना बड़ी की, क्या ना एक साथ नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, एक साथ में तकलीफ है। और वो तकलीफ ऐसी है कि नमी के कारण जो लकड़ी फूलने लगेगी तो ये लकड़ी इस प्रकार से फूल जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ड्राइंग खराब हो जाएगी, फिर उसके ड्राइंग सीट टिक नहीं पाएगी। तो यहां पर फूलने पर ये जो बीच में हल्का हल्का गैप रह जाता है ना पट्टियों में, तो फूल कर यहां पर आके एडजस्ट हो जाएगी, फूल कर यहां पर आकर क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप देखो कि ड्राइंग जो बोर्ड है, इस ड्राइंग बोर्ड में हमारे पास पट्टिकाओं से मिलकर बनता है। इन पट्टिकाओं को जिसकी सहायता से जोड़ा जाता है उसे कहते हैं बेटन। क्या कहते हैं, बेटन। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 इन बोर्ड के द्वारा जोड़कर बनाया गया है, ये पट्टिकाएं हैं। और अब देखो कि हमारे पास क्या है, ये वाला मामला जो है ये कौन सी लकड़ी है, तो आप कहेंगे सर ये आबूनस की लकड़ी से बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं एबोनी। एबोनी किसकी बनी होती है, आबूनस की लकड़ी की। लेकिन ड्राइंग बोर्ड आबूनस की लकड़ी का नहीं बना है। आप बताओ ड्राइंग बोर्ड किसका बना है, ये जैतून की, केल की या ओक की लकड़ी का बना है। जैतून, केल या ओक की लकड़ी का बना है, ठीक है।
ओके, चलो अगला हमारे पास है ड्राइंग बोर्ड को लकड़ी की पट्टिकाओं से मिलाकर बनाया जाता है ताकि मौसम की नमी के कारण बोर्ड को सिकुड़न एवं फैलाव से बचाया जा सके। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे सीधी अबुनस की पट्टी लगी होती है और उसे हम क्या कहते हैं, एबोनी कहते हैं। और इससे एबोनी का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग एज भी कहते हैं। टी स्क्वायर के शीर्ष को इसी वर्किंग एज के सारे मिलाकर चलाया जाता है। टी स्क्वायर के शीर्ष को किसके सारे, वर्किंग एज के सारे मिलाकर ही टी स्क्वायर के एज को चलाया जाता है। ठीक बात है। ड्राइंग बोर्ड को एडजस्टेबल स्टैंड पर लगाया जाता है, यानी एडजस्ट कर सके, ऊपर नीचे कर सके। और ड्राइंग जो बोर्ड है वो 20 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। लकड़ी की पट्टिकाओं मिला के बनाया जाता है ताकि मौसम में नमी का कोई प्रभाव नहीं रहे, इसीलिए। दूसरा हमने कहा ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर अबुनस की पट्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एबोनी। एबोनी कौन सा किनारा होता है, एबोनी कार्यकारी किनारा होता है। टी स्क्वायर के शीर्ष को इसी कार्यकारी किनारे के सारे मिलाकर चलाना है। इस बोर्ड को एडजस्टेबल स्टैंड पर लगाया जाता है जिससे ड्राइंग बोर्ड की ऊंचाई व कोण को संशोधित किया जाता है। ठीक बात है। अगला मामला हमारे पास है, प्राय ड्राइंग बोर्ड को स्टैंड पर 20 डिग्री आगे की ओर झुका हुआ होना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, जैतून का, ओक का या केल की लकड़ी का। जबकि ड्राइंग बोर्ड के बाएं भाग क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर एबोनी कहलाता है। एबोनी किसकी बनी है, अबुनस की। एबोनी के अंदर क्या स्थापित किया जाएगा, टी स्क्वायर को। एबोनी में क्या स्थापित किया जाएगा, टी स्क्वायर को। यह ड्राइंग बोर्ड है। इस ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर क्या होती है भाई, ये भाग क्या कहलाता है, एबोनी। और एबोनी हमारे पास जो कहला रहा है ये किसकी बनी है, अबुनस की लकड़ी का। पूछा जाए इसमें क्या स्थापित करोगे, आप कहना टी स्क्वायर। तो यहां पर आप टी स्क्वायर स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे, तो आप कहना यहां पर हम टी स्क्वायर स्थापित करेंगे। क्या स्थापित कर देंगे, टी स्क्वायर स्थापित कर देंगे। तो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड जैतून, ओक या केल की लकड़ियों की पट्टिकाओं द्वारा बनाया जाता है, जबकि एबोनी जो है वो अबुनस की लकड़ी द्वारा बनी होती है। और ड्राइंग बोर्ड स्टैंड पर कितना डिग्री आगे की ओर झुककर होता है भाई, 20 डिग्री आगे की ओर झुकाकर इसको सेट किया जाता है। क्लियर है मामला। चलो भाई अगला मामला है, ड्राइंग बोर्ड में हमारे पास D0 B0 D1 B1 D2 B2 D3 B3 D4 B4, चाहे D के हो चाहे B के हो। D किसके अनुसार कहते हैं, IS 1944 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड का नाम कहां से शुरू होता है, D से। लेकिन ISP 46 1988 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड का नाम शुरू होता है B से। जो D0 ड्राइंग बोर्ड है उस पर जो कागज रखा जाएगा सीट, उसे कहेंगे A0। D1 पर A1, D2 पर A2, D3 पर A3, D4 पर A4। अब पूछा ड्राइंग बोर्ड का माप क्या है। ड्राइंग बोर्ड का D0 का माप है 1500 बाई 1000 बाई 25 mm है। सारे माप किस में होते हैं, बाई डिफॉल्ट जब तक मान नहीं लिखा जाता हमेशा mm में होता है। ठीक है। और उसके बाद में 1500 का आधा 750 होता है, यहाँ 700 हो गया, बाकी आधा करना क्या था 750। 1000 एजटीज आ गया और ये 700 गुणा 25, 700 एजटीज आ गया। 1000 का आधा कितना होता है भाई 500, 500 एजटीज आ गए, 700 का आधा क्या हो गया 350। आप देख लो ये आधा की तरफ आगे बढ़ता हुआ चल रहा है और 350 एजटीज आ गया और 500 का आधा कितना हो गया 250। ये हमारे पास हो गए 1500 गुणा 1000 गुणा 25, ये हो गया 1000 गुणा 700 गुणा 25, ये हो गया 700 गुणा 500 गुणा 15, 500 गुणा 350 गुणा 15, 350 गुणा 250 गुणा 15। ये इसका माप है। माप ऐसे याद नहीं रहता है, माप याद रखने का तरीका यही है कि आपके पास लिख लो D0 D1 D2 D3 D4, इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे D0 है तो मैंने लिख दिया भाई 1500 बाई 1000 है। अब देखो 1000 तो एजटीज आ गया, 1500 का आधा कितना हो गया भाई 750, लेकिन लेना कितना है हमें 700, केवल यही ध्यान रखना है। फिर 700 एजटीज आ गया, 1000 का आधा कितना हो गया 500, 500 एजटीज आ गए, 700 का आधा कितना हो गया 350, 350 एजटीज आ गए, 500 का आधा कितना हो गया 250। ये हमारे पास मान आ गया। अब आप इसको देखो कि जो बड़ी ड्राइंग बोर्ड होगा उसकी मोटाई भी ज्यादा रखनी पड़ेगी 25-25 mm, और छोटे ड्राइंग बोर्ड की मोटाई कितनी mm है भाई, तो आप कहेंगे 15-15 mm है।
ये ड्राइंग बोर्ड का माप है। तो D0 D1 का माप ज्यादा हो गया, इसमें जैसे जैसे आगे जाओगे माप छोटा होगा। इसका नाम होता है एंटीक्यूरिन, इसका होता है डबल एलिफेंट। ये हमारे पास है इंपीरियल, हाफ इंपीरियल और क्वार्टर इंपीरियल। नाम आपको यहां दिखा देता हूं, देखो बड़ी वाले का नाम क्या है एंटीक्यूरिन, उससे छोटा डबल एलिफेंट, उससे छोटा इंपीरियल, उससे छोटा हाफ इंपीरियल और उससे छोटा क्वार्टर इंपीरियल। क्वार्टर इंपीरियल यानी कि सबसे छोटा वाला भाग है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वार्टर इंपीरियल कहलाएगा। तो ध्यान रह जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एंटीक्यूरिन, डबल एलिफेंट, इंपीरियल, हाफ इंपीरियल और क्वार्टर इंपीरियल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, बढ़िया। अगला मामला हमारे पास आता है ड्राइंग बोर्ड में। अब आपको मान कैसे याद रखना है, तो कहना गुरुजी वापस एक ही चीज देख लो, ड्राइंग बोर्ड का मान बार बार पूछा जाता है तो याद कराई दो। D0 का मान कितना होता है भाई, 1500 गुणा 1000 होता है। ठीक है, D1 का मान क्या होगा, 1000 तो एज इट इज लिखो, 1500 होगा, आधा 750 होता है, यहां पर लिखना पड़ेगा 700। केवल एक ही जगह गड़बड़ हो रही है यहां पर, बाकी 700 एज इट इज है, 1000 का आधा 500। आगे D3 में 500 एज इट इज है, 700 का आधा 350 और D4 में 350 एज इट इज है और 500 का आधा 250। बड़ी आकार की है तो 25 mm हो गई, छोटी आकार की है तो हमारे पास हो गया 15 mm। ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड का माप आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। सबसे बड़ा माप एंटीक्यूरिन, उसके बाद डबल एलिफेंट, इंपीरियल, हाफ इंपीरियल, क्वार्टर इंपीरियल। सबसे बड़ा माप एंटीक्यूरिन, फिर डबल एलिफेंट, फिर इंपीरियल, हाफ इंपीरियल, क्वार्टर इंपीरियल, ये आपके पास माप है। ड्राइंग बोर्ड को डी से डिनोट करते हैं, बी से, दोनों से। डी से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये रूल है IS 1944 1989 में, SB 46 1988 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। ये ड्राइंग को प्रदर्शित करने का माप है। ये माप मैंने आपको याद करवा दिया। अब आता है हमारे पास टी स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो ड्राइंग बोर्ड है, इस ड्राइंग बोर्ड पे मैंने एक जगह आपको ये बना के दिखाया था। ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। ये ड्राइंग बोर्ड है कि नहीं है, ये क्या है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है। ठीक बात है, जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई है वही टी स्क्वायर की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई है वही टी स्क्वायर की लंबाई आएगी। अतः तो फिर पूछे T0 का माप 1500, T1 का 1000, T2 का 700, T3 का 500 और T4 का 350। यही मान आपको लिखना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, वही वाला मामला है। T0 का माप कितना हो गया, 1500। ये हमारे पास है ना मोटाई है आगे वाली, ठीक है, 1500। T1 का 1000, T2 का 700, T3 का 500 और T4 लिखता तो कितना होता है, 350। ये उसकी मोटाई कितनी है, 5 mm, इनकी मोटाई कितनी है, 10 mm। ये हमारे पास किसका माप है, तो आप कहेंगे ये माप हमारे पास टी स्क्वायर का, किसका माप है, टी स्क्वायर का माप है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है भाई। हेड व ब्लेड 90 डिग्री के कोण पर स्क्रू द्वारा कसे जाते हैं। हेड और ब्लेड कितने डिग्री पर कसे जाते हैं, तो हेड और ब्लेड 90 डिग्री पर कसे जाते हैं। हेड कौन सा भाग होता है, ये भी देखो। ये हमारे पास भाग कहलाता है स्टोक। स्टोक का दूसरा नाम क्या होता है, हेड। ये है जो हेड होता है, और ये हमारे पास क्या होती है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास ब्लेड होती है। हेड और ब्लेड वर्किंग एज, हेड और ब्लेड हमारे पास किसके द्वारा है भाई, तो आप कहेंगे हेड और ब्लेड दोनों हमारे पास टी स्क्वायर द्वारा कसे जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार का होता है, जो कि सांगवान यानी टीक की लकड़ी, प्लास्टिक या सेल्यूलोइड का बना होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक शीर्ष होता है, दूसरा पटल होता है। इसके मुख्य भाग कितने होते हैं, दो। एक शीर्ष होता है और दूसरा भाग क्या होता है भाई, पटल होता है। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं टी स्क्वायर को। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारे पास टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर में ये अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार का होता है, जो कि सांगवान की लकड़ी का, प्लास्टिक या सेल्यूलोइड का बना होता है। इसके मुख्य भाग कितने होते हैं, दो। एक तो शीर्ष भाग और एक हमारे पास पटल। पटल मतलब ब्लेड। अच्छा, इस पटल में एक भाग कार्यकारी किनारा कहलाएगा, जो हमारे पास एबोनाइट की बना होता है। क्योंकि यदि लकड़ी होगी तो नमी के कारण थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो एबोनाइट हमारे पास कैसा होता है, कठोर होता है, इसलिए एबोनाइट की लकड़ी का बना दिया जाता है। इन दोनों के बीच कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री होता है।
अच्छा अगला देखो कि हेड और ब्लेड के बीच 90 डिग्री कोण। हेड को ड्राइंग बोर्ड के कौन से भाग में फंसाया जाता है? एबोनी के अंदर फंसाया जाता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये भाग हमारे पास क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर एबोनी कहलाता है। ये एबोनी के अंदर कौन सा फंसा हुआ भाग है? हेड है। और ये हमारे पास क्या ब्लेड की लंबाई है। हेड को दूसरा नाम क्या कहते हैं? स्टोक कहते हैं। चलो भाई, ब्लेड के एक सिरे पर एबोनाइट की काली पट्टी होती है जो टी स्क्वायर के वर्किंग किनारा कहलाती है। और टी स्क्वायर का कार्य क्या होता है? क्षैतिज एवं समांतर रेखा खींचना। ये लाइन लिख लेना, बार बार पूछी जाती है कि आपके पास टी स्क्वायर का कार्य क्या है। तो टी स्क्वायर का कार्य हमारे पास क्षैतिज एवं समांतर रेखा खींचना होता है। अरे भाई तुमने सीबीडी 2 पार्ट ए और बी लिया, कोर्स 15 अगस्त को लिया। क्रैश कोर्स के लिए अलग से पे करना पड़ेगा क्या? मेरा महाराज देवता, ये क्रैश कोर्स की क्लास है। आपने बिना कुछ पे किए आपके चल रही है, तब सही चल रही है, और जो मैंने बताया वैसा ही चल रहा है। ये क्रैश कोर्स की ही क्लास है जो आपके चल रही है। जैसे क्लास एंड होगी, आपके जो सब्जेक्ट बने हुए वहाँ एक क्रैश कोर्स का सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसमें ये वीडियो आ जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। जिसके भी अभी चल रहा है उन सभी के आ जाएगा, चिंता क्यों करो। मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। और अच्छा आपके चल रहा तभी आप कमेंट करो इसमें, आप कहीं बाहर थोड़ी कमेंट कर रहे हो। आप तो कमेंट यही तो कर रहे हो। टी स्क्वायर की सहायता से केवल क्षैतिज एवं समांतर रेखा ही खींची जाती है। ओके, ये हमारा टी स्क्वायर का हो गया मामला। अगला हमारे पास आता है सेट स्क्वायर का। सेट स्क्वायर के बारे में ध्यान से देख लीजिए। सेट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? सेट स्क्वायर जैसे हमारे पास ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर हमारे पास क्या करेगा भाई? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास क्षैतिज रेखा खींचेगा। कौन सी रेखा खींचेगा? क्षैतिज। अब इसके ऊपर यदि मैं कोई इस प्रकार का बना दूं जो हमारे पास ये 90 डिग्री पर हो गया, तो बताओ ये रेखा कौन सी होगी? तो आप कहेंगे सर ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा इनके समांतर में जितनी होगी, ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कार्य करेगी? आप कहेंगे सर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने का कार्य करेगी। ये हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक 90 45 45 एक हुआ, एक 90 60 30 दो। तो हमारे पास ये जो सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्लास्टिक या सेल्यूलोइड के पारदर्शी त्रिभुजाकार आकृति के बने होते हैं। इनकी प्रत्येक कोर क्या होती है? उभरी होती है, यानी बेवेल्ड होती है। प्रत्येक कोर क्या होती है? उभरी होती है, यानी बेवेल्ड होती है। ठीक बात है। 45 डिग्री और 90 डिग्री के सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, एक तो 45 45 90, एक 30 60 90। इन दोनों की सहायता से 15 डिग्री के गुणज में कोई भी आप माप बना सकते हैं। इनकी सहायता से 15 डिग्री के गुणज में कोई सा भी माप बना सकते हैं, माप खींच सकते हैं, ये सुविधा रहती है। तो टी स्क्वायर के साथ उपयोग में लाया जाता है। इसको टी स्क्वायर के ऊपर रहता है, इसकी सहायता से 15 डिग्री के गुणज में 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75। आप कहोगे सर 15 डिग्री के गुणज में कैसे? आप यहां पर एक काम करो, मुझे 15 डिग्री का ही बना के दिखो। मैं कहता हूं लो भाई तुम्हें 15 डिग्री का बनाना है? हाँ बनाना है। तो आप ऐसा करो कि ये बताओ कितना डिग्री का है। तो आप कहेंगे सर ये मान लेते हैं हमारे पास कितना डिग्री का मान लेते हैं भाई? ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहां पर एक मैं और प्रकार रख देता हूं।
ये कोण उसमें 30 डिग्री हो, ये 90 हो, ये 60 हो, ठीक है। पहले वाला कितना था भाई 45, ये है 30। बताओ इन दोनों के बीच कोण कितना डिग्री बना, 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री के गुणज में कोई भी कोण बनाया जा सकता आराम से, ठीक है। तो 45, 45, 90, 30, 60, 90, ठीक है। इसे टी स्क्वायर के साथ उपयोग में लाया जाता है। इसकी सहायता से 15 डिग्री के गुणज में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री कोई भी कोण बनाए जा सकते हैं। साथ में ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींची जा सकती है। तो एक तो 15 डिग्री के गुणज में कोण बनाने के लिए और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के लिए इसको काम में लाया जाता है, ठीक बात है। अब हमारे सामने आता चांदा। चांदा के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। ये अर्धवर्ताकार है कि नहीं है, है। प्लास्टिक का बना हुआ बिल्कुल है। ये 0 से 180 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल सही बात है। इस पर कोण अंकित होता है। इधर 0 से 180 है। इधर 0 से 180 है। दोनों तरफ है, बिल्कुल है। इसको अन्य नाम क्या कहते हैं, कोण मापक। कोण मापक चांदा, चांदा यानी प्रोटेक्टर, खत्म मामला। इसके बाद में आता है हमारे पास सर्कल मास्टर। इसके बाद में क्या आता है, सर्कल मास्टर। सर्कल मास्टर है जो सर्कल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। सर्कल मास्टर में ये जो भाग है ये हमारे पास क्या बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो आप कहेंगे सर सर्कल बनाने के लिए काम में लिया, ठीक है। अब इसके बड़ा सर्कल बना दिया, तो बताओ सर्कल बनाया तो कितना डिग्री का, 360 डिग्री। इसकी सहायता से और छोटे सर्कल भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? आप कहेंगे हाँ जी सर, इसकी सहायता से छोटे 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 सारे सर्कल बना सकते हैं। तो हम कहते हैं 0 से 360 डिग्री पर होता है और ये पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है और इस पर विभिन्न माप के आकार अलग वर्त के कटे होते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग में तेजी से कार्य करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है भाई, ड्राइंग में तेजी से कार्य करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग में तेजी से कार्य करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर सर्कल मास्टर का। क्या बनाएगा, तो आप कहेंगे सर सर्कल मास्टर है जो हमारे पास सर्कल का निर्माण करेगा। ओके, अगला भाग भाई स्केल। स्केल कितने माप की होती है, पारदर्शी है। 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की आयताकार पट्टियां होती है। इसके एक सिरे पर माप सेमी और दूसरे सिरे पर माप है जो इंच में अंकित होता है। सेंटीमीटर में इसलिए अंकित होता है मीट्रिक प्रणाली और इंच में इसलिए अंकित होता है, पुरानी प्रणाली थी ब्रिटिश। आप नहीं देखते थे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके पास होती थी स्केल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 तक होती थी। इधर से 1 2 3 4 5 6 तक होती थी। 15 सेंटीमीटर बराबर लगभग कितना इंच होते हैं, 6 इंच होते हैं। 15 सेंटीमीटर बराबर 6 इंच होते हैं। ओके, अगला मामला भाई, अगला है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर क्या क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक तो होते हैं डिवाइडर। ध्यान रखना, डिवाइडर होता है कि नहीं होता है, दो भागों को बराबर रूप से बांटने के लिए ये जैसे ये ना, ये डिवाइडर होता है। एक होता है कंपास। कंपास यानी प्रकार जिसके आप क्या काटे जाते हैं, चाप काटे जाते हैं, ठीक है ना। कंपास हमारे पास स्मॉल बो कंपास होता है, कंपास होता है, इंक बो कंपास होता है, बीम कंपास होता है, लेंथनिंग बार होता है। लेंथनिंग बार का मतलब है जो छड़ को लंबा करने वाला, ये खुद जो है लेंथनिंग बार का ही भाग है, ठीक है। ओके भाई, इसके अलावा हमारे पास इसमें लेड होता है। इसमें लेड होता है। इसमें पूछा जाता है क्या नहीं होता है, तो पूछ इसमें चांदा होता है क्या, आप कहना नहीं होता है। इसमें स्केल होता है क्या, नहीं होता है। इसमें टी स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। इसमें सेट स्क्वायर होता है क्या, आप कहना नहीं होता है। ये सब चीज़ें नहीं होती है। इसके अंदर डिवाइडर होता है, कंपास होता है और लेड होता है और इन्हीं की सहायता से आप ड्राइंग करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसको सारे चीज़ों को आराम से अच्छे से पढ़ें। स्कोर कार्ड आ गया क्या, हाँ जी स्कोर कार्ड आ गया भाई। आ गए क्या भाई, बच्चों से बताओ फटाफट से। तुम्हारे स्कोर कार्ड आया तो कितने कितने नंबर आ रहे हैं। साइड नहीं चल रही है, लॉगिन वापस बंद हो गया है। सिक्सटी 66 नंबर आया, अभी दिख नहीं रहा है।
52 नंबर दिख रहा है वर्कशॉप की। अरे कर देंगे 3 दिन में, ये ड्राइंग पूरी कर देंगे, वर्कशॉप चालू कर देंगे। ऐसे तो क्या है, ऐसे तो वर्कशॉप डाल भी रखी है ना, तू पढ़ भी सकता है, कोर्स में नहीं दे रखा है। तू गुरुजी को क्यों परेशान कर रहा है? गुरुजी आपको अपनी तरफ से पूर्णतः शिद्दत के साथ पूरा पढ़ा देंगे। आपको पूरी वर्कशॉप डाल के भी रखी है। अभी कोई टांग खींचेगा सर पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, तो वो भी पढ़ा देंगे भाई, सब लगा देंगे। तुम जो है वो पढ़ो। हाँ टेलीग्राम से मैसेज आए तो सेंड करो, फिर सर्वर क्रैश हो गया। अच्छा साइट क्रैश हो गई, वाह। चलो भाई अगला मामला आपके साथ पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छोटा व बड़ा प्रकार कंपास है, ठीक है, बड़ा डिवाइडर भी है, छोटा बो डिवाइडर भी है, लेंथनिंग बार, ये लेंथनिंग बार ये लंबाई बढ़ाने वाला है, सेंट्रल व्हील डिवाइडर भी है, सेंट्रल व्हील पेंसिल का प्रकार है, सेंट्रल व्हील इंक बो है, पेंसिल है, ड्राइंग का पेन है, लेड केस है, छोटा सा पेचकस होगा, और लेकिन चांदार स्केलर ये नहीं होते हैं बस, बाकी है ना प्रकार और जो डिवाइडर है वो हमारे पास सारा भाग होता है। उपकरण सामान्यतः किसके बने होते हैं? पीतल के, और इन पर क्रोमियम और निकल की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? क्रोमियम एंड निकल की इसके ऊपर चढ़ी होती है परत। सर मैंने कोर्स 2 बार लिया। टीम से बात करो, इस प्रकार के तुम चर्चा यदि करते हो इस टॉपिक से रिलेटेड के अलावा, और मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं तो पहला तो दोषी मैं हुआ, और तुम यदि किसी इस टॉपिक से रिलेटेड के अलावा तुम कमेंट करो तो दोषी तुम भी हुए हो, क्योंकि यहां पर आप जितना भी टाइम वेस्ट करोगे खराब मामला हो जाएगा। लिमिटेड दिन है, 20 दिन के बाद तुम्हें जो चर्चा करनी है कर लेनी। अगला मामला अब होता प्रकार। प्रकार क्या होता है भाई? वर्त या चाप काटोगे, जैसे मान लो आपने खोला छोटा सा काटा तो ये तो है हमारे पास चाप, और इस चाप को आपने आगे बढ़ा दिया तो क्या बन गया? वर्त। कितनी टांगे होती है? 2 टांगों वाली आकृति होती है। एक तरफ इसमें क्या होता है भाई? नुकीला भाग होता है, एक तरफ नुकीला भाग होता है, दूसरी तरफ आप क्या लगाते हैं? पेंसिल लगाते हैं, दूसरी तरफ पेंसिल लगाई जाती है। पेंसिल लगाओगे तो टेम्परेरी बनेगा, और इंक पेन लगा दोगे तो परमानेंट ड्राइंग हो जाएगी। इंक पेन होगा, पेन के द्वारा तो एक बार चाप कट गए फिर वापस है ना रप नहीं कर सकते ना, तो वो मामला है। तो कंपास है। अब आता है स्मॉल बो कंपास। स्मॉल बो का मतलब है जैसे एक तो हमारे पास ये टांग है, दूसरी टांग ऐसे है। अब देखो मैंने मोड़ा, ध्यान से देखो, मोड़ के फिर मैंने यहां पर एक आपके लिए क्या लगा दिया? पेंसिल लगा दी, ठीक है। अब यहां से इसको चाप काटो, यहां से क्या काटो? चाप काटो। तो यहां से जो ये चाप काटा जाता है इसे हम कहते हैं स्मॉल बो कंपास। 25 mm या उससे कम माप के वर्त या चाप अधिक मात्रा में बनाने के लिए काम में लिया जाता है। 25 mm या उससे कम माप के वर्त या चाप बनाने में काम लेते हैं, और जिसको काम लेते हैं उसे हम कहते हैं स्मॉल बो कंपास। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्मॉल बो कंपास, ठीक है भाई। 25 mm या उससे कम माप के वर्त या चाप अधिक मात्रा में बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो कहलाता है स्मॉल बो कंपास, ठीक है। अगला मामला है इंक बो कंपास। अगला क्या होता है? इंक बो कंपास। वर्ताकार आकृति की ड्राइंग में इंक द्वारा वर्त खींचने के लिए क्या बनाया जाता है? इंक बो कंपास। यानी बो है, बो के आकार यानी कि झुकाव है, छोटा वर्त बनेगा, लेकिन परमानेंट है। तो परमानेंट है तो ये क्या हो गया? इंक। परमानेंट है तो क्या कहलाएगा? इंक कहलाएगा। हमारे पास बीम कंपास। बीम कंपास से पहले एक देखते हैं लेंथनिंग बार को देख लेते हैं। जैसे मान लो लेंथनिंग बार क्या होती है कि आपके पास प्रकार है, प्रकार के द्वारा एक निश्चित लंबाई का ऐसे चाप काटा जा रहा है, ठीक है। आप कहते हो भाई मैं ज्यादा लंबाई का काटना चाहता हूं, तो यहां पर एक स्क्रू होता है,
जिसको आप ढीला करके अंदर एक छड़ फंसी होती है उसको बाहर निकालते हैं, जिससे एक टांग तो छोटी है और दूसरी टांग की लंबाई क्या हो गई, ज्यादा। अब बताओ चाप क्या हो गया भाई, चाप ज्यादा हो गया। तो ये बार का मतलब होता है छड़ लेंथ नहीं, मतलब जो लेंथ बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ाने वाली छड़ इसके अंदर लगी होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेंथनिंग बार कहते हैं, जो बड़े वर्त बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, बड़े वर्त बनाने के लिए। ये एक स्टील का होता है, जिसे कंपास में पेंसिल के हिस्से को अलग करके उसके स्थान पर इस छड़ को स्थापित किया जाता है और इस बार के आगे पेंसिल लगा दी जाती है। लेंथनिंग बार लगाकर प्रकार की लंबाई बढ़ा दी जाती है परास, इससे अधिक बड़े वर्त और चाप बनाए जा सकते हैं, बड़े वर्त। और इससे भी ज्यादा वर्त बड़ा बनाना है तो वो कहता है इधर आओ, तुम ले एक बीम छड़ लो, एक सिरा नुकीला टिका दो, इधर टिका दिया, इधर तुम लगा दो भाई पेंसिल, लगा दिया। अब यहां से तुम चाप काटोगे, जितना मोटा काटना काटो ना, एक आपने छड़ ले ली लंबी, फिर एक तिरे पर नुकीला भाग और दूसरी तरफ आप क्या काटोगे, चाप काटोगे, जितना बड़ा चाप काटना काटो, उससे हम कहते हैं बीम कंपास। सबसे बड़ा वर्त बनाना है और ऑप्शन में बीम कंपास भी हो और ऑप्शन में लेंथनिंग बार भी हो, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, बीम कंपास आएगा सबसे बड़ा वर्त बनाने के लिए। तो सबसे बड़ा वर्त बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा वर्त बनाने के लिए हम बीम कंपास का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो आप कहेंगे बड़ा वर्त बनाने के लिए बीम कंपास का प्रयोग करते हैं। अनिल कुमार मीना है भाई, देखो कि सब बच्चे स्कोर कार्ड अपना शेयर करने लगे। रो मार्क जिसके 42 आया था उसके नॉर्मलाइजेशन नंबर 59 हुए हैं। कितने हुए हैं, 59। तो आप देख सकते हैं रो मार्क के अनुसार तो कट ऑफ वही है जहां पर आपकी होनी चाहिए थी और सभी बच्चों के 1 बाय 1 शो हो रहे हैं। जिस बच्चे के 38 नंबर आए थे और नॉर्मलाइजेशन नंबर इसके हो गए हैं 53, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन नंबर 100 में से होता है ना भाई, नॉर्मलाइजेशन नंबर कितने में से हैं, 100 में से हैं। तो सभी बच्चे का 1 बाय 1 आ रहा है स्कोर। एक बच्चे ने, रजनीश ने, अप्लाई आरआर भी किस में किया वो भी छुपा दिया। आरआर भी बताना जरूरी है भाई। 45 नंबर आए थे, 66 हो गए, बिल्कुल है। सब बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखो आपका स्कोर कार्ड सबका मेरे पास ही आ रहा है डायरेक्ट, जरूर साझा कर लेना। इधर आओ, इसको लैपटॉप में खोल के आरआरबी वाइज सबका स्कोर कार्ड डाउनलोड करते जाना, आरआरबी वाइज फोल्डर बना देना। चार्ज भी लगा देना बाद में। ओके भाई, हो गया। अगला सवाल है, लेंथनिंग बार का बता दिया मैंने। डिवाइडर, डिवाइडर यानी दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला, डिवाइड करने वाला डिवाइडर कहलाता है। जो दो बराबर भागों में, एक लार्ज साइज डिवाइडर है, एक स्मॉल बोर्ड डिवाइडर है। तो हमारे पास डिवाइडर करने वाले डिवाइडर का दो कार्य है, विभाजन करना, एक तो दो भागों में विभाजित करना, और दूसरा माप को स्थानांतरित करना। माप को स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना हो तो भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। माप को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना हो तो इसी का प्रयोग किया जाता है। चलो भाई, अगला हमारे पास है, ये प्रकार की भांति होता है,
अंतर क्या है? अंतर है इसकी दोनों टांगों के सिरों पर नुकीली पिन होती है। इसका उपयोग सीधी रेखा को विभाजित करने, ड्राइंग की माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक है, यह सामान्यतः लार्ज साइज डिवाइडर या स्मॉल बॉक्स साइज डिवाइडर की तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग लिया जाता है। ये सामान्यतः लार्ज साइज डिवाइडर या स्मॉल बॉक्स साइज डिवाइडर की तरह ड्राइंग में काम में लिया जाता है। ठीक मामला है भाई। तो ये हमारे पास किसकी भांति है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास प्रकार की भांति होता है। इसकी दोनों टांगों के सिरों पर नुकीली पिन लगी होती है। इसका उपयोग सीधी रेखा को विभाजित करने, ड्राइंग की माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए काम में लिया जाता है। सामान्यतः लार्ज साइज डिवाइडर या स्मॉल बॉक्स साइज डिवाइडर की तरह इसका उपयोग किया जाता है। ठीक मामला भाई। अगला देखो नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंच कर्व है। टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां निर्माण करने के लिए, वक्राकार आकृतियों का निर्माण करने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये सीधी रेखा थोड़ी है, पूछे सीधी रेखा खींचेगा ना, हॉरिजॉन्टल खींचेगा ना, ऊर्ध्वाधर खींचेगा ना, वक्राकार रेखा खींचेगा हाँ, अनियमित रेखा खींचेगा हाँ, नियमित भी नहीं है वक्राकार भी। ये हमारे पास आकृति की टेम्पलेटें बनी होती है, इसकी सहायता से अनियमित आकृतियां या कर्व बनाए जाते हैं। जो हमारे पास कोई फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं ना, उसे थोड़ा सा ढंग का बन जाए, अच्छा बन जाए, तो फ्रेंच कर्व काम लेते हैं। ओके, और रोल एंड ड्रॉ, नाम क्या है? रोल करो ड्रॉ होगा, रोल करो ड्रॉ होगा, रोल करो ड्रॉ होगा, रोल एंड ड्रॉ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसमें यहाँ पर आपने पेंसिल लगे, जैसे जैसे रोल करोगे लाइन खींची जाएगी। यहाँ दो जगह पेंसिल लगेगी, जो एक बिंदु स्थिर कर दिया, दूसरा होगा ऐसे घुमाओगे तो कोण बन जाएगा। तो ये एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोण, छोटे छोटे वर्त बनाए जा सकते हैं। और इस यंत्र का पारदर्शी स्केल व प्रोटेक्टर एक रोलर पर लगे होते हैं। तो ये एक रोलर पर लगे होते हैं, इसलिए रोल एंड ड्रॉ कहलाते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? तो आप कहते हैं रोल एंड ड्रॉ कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोण, छोटे छोटे वर्त बनाए जाते हैं। और इस यंत्र को पारदर्शी स्केल में प्रोटेक्टर एवं रोलर पर लगे होते हैं। यहाँ पर इसको काम में लिया जाता है, यहाँ पर इसको काम में लिया जाता है और यहीं पर इसका निर्मित किया जाता है। ठीक है मामला भाई। चलो अगला है नेक्स्ट है पेंसिल। ओहो, यहाँ से आपको पूर्णतः चीज़ें आराम से देखनी है। पेंसिल क्या होती है? पेंसिल हमारे पास दो चीज़ की बनी होती है। एक होती है क्ले यानी मिट्टी, जिसे केओलाइन बोलते हैं, केओलाइन, क्ले मिट्टी प्लस ग्रेफाइट, इन दो से मिलाकर हमारे पास पेंसिल की लेड बनेगी। और उसकी लेड का बाहरी भाग किसका होगा? लकड़ी का। तो लेड है, पेंसिल प्राय लकड़ी की बनी होती है। इसके बीच ग्रेफाइट व मिट्टी की विभिन्न मात्राओं को मिलाकर अलग अलग ग्रेड की पेंसिल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई? अलग अलग ग्रेड की पेंसिल बनाई जाती है। पेंसिलें हमारे पास टोटल कितने ग्रेड की हैं? तो पेंसिल हमारे पास टोटल 18 ग्रेड की है। टोटल पेंसिलें कितने ग्रेड की हैं? तो टोटल 18 ग्रेड की पेंसिलें हैं। ठीक है, ए पेंसिल इज यूजुअली मेड ऑफ वुड विथ ए मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्ले, यानी कि क्ले और ग्रेफाइट को मिलाकर लेड बना और इसके ऊपर हमारे पास लकड़ी का भाग बना होगा। ये टोटल 18 ग्रेड की है, 3 श्रेणियों में बांटी गई है। 3 श्रेणियां कौन सी होती है भाई? जिसमें एक होता कठोर, एक होता मध्यम, एक होता नरम। हमारे पास 9H, 8H, 7, 6, 5, 4 टोटल 6 प्रकार की पेंसिल है। कठोर 9H होती है ना, ये सबसे हल्की है, सबसे महीन है। कठोर सर्वाधिक कठोर है। सर्वाधिक कठोर कौन सी है? जो जितनी ज्यादा कठोर है वो हमारे पास H का मान उतना ही ज्यादा है, जितनी ज्यादा कठोर है पतली लिखेगी। ठीक है, सर्वाधिक कठोर होती है, उसमें मिट्टी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जो जितनी ज्यादा कठोर है उसमें मिट्टी की मात्रा क्या होगी? तो आप कहेंगे ज्यादा होगी। दूसरा हमारे पास होता है मीडियम। दूसरा हमारे पास क्या होता है? मीडियम यानी मध्यम। ये हमारे पास क्या कहलाता है? 3H, 2H, H, HB, F और B, ये प्रकार का है।
ठीक है, ये रिकॉर्ड कार्य के लिए काम में लिया जाता है। एफ, एच, बी और बी अक्षरांकन एवं एरो हेड बनाने में काम में लिया जाता है। ये कौन से प्रकार की है भाई? मध्यम प्रकार की, ठीक है। और इसके बाद 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये 6 प्रकार की ये हुई। ये नरम पेंसिल है, नरम पेंसिल है जो कला कार्य में काम में लिया जाता है। ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे रखना भाई, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, कितनी हुई? 8 हुई, को सॉरी 6 हुई, क्या हुई? कठोर हुई। सबसे कठोर कौन सी है? 9H, ठीक है। इधर देखो भाई, तो आप कहेंगे, मैं इधर लिख देता हूं 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, ये भी हमारे पास क्या हुई? 6 प्रकार की हुई। ये हुई नरम, और सबसे नरम कौन सी है? 7B, ठीक है। H का मतलब होता है हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब है कठोरपन, और ये 9H है तो सबसे कठोरपन यही है। और B होता ब्लैकनेस, B क्या होता है भाई? ब्लैकनेस, ब्लैकनेस। जो B आया ना, इसका मतलब है ग्रेफाइट की मात्रा इसमें क्या है? ज्यादा। ग्रेफाइट ज्यादा है तो ज्यादा कालिक होगी, और ड्राइंग है जो कला कार्य में काम में ली जाएगी। कठोर ज्यादा है तो इसमें मिट्टी यानी कि क्ले की मात्रा जो है वो अधिक है। ये अब देखो हमारे पास 4H के बाद क्या हो गया? 3H, 2H, H, H, B, F और B। ये हमारे पास कौन सी पेंसिल हो गई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास हो गई मध्यम ग्रेड की। कौन सी ग्रेड की हो गई? तो ये हमारे पास होगी मध्यम ग्रेड की। सर्वाधिक कार्य में कौन सा काम लिया जाता है? सर्वाधिक ये काम लिया जाता है। रब कार्य में ये काम लिया जाता है। नोट डालने में ये काम लिया जाता है। और 3H, 2H, HB ये हमारे पास क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्शन लाइन में काम में लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में इसको काम में लिया जाता है। ओके। अरे RSC ट्रेड वालों, तुम्हें RSC पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन वालों, इलेक्ट्रीशियन पढ़ना पड़ेगा। फिटर वालों, फिटर पढ़ना पड़ेगा। डीजल वालों, डीजल पढ़ना पड़ेगा। जो ट्रेड है वही पढ़ना पड़ेगा। काहे का कंफ्यूजन हुआ भाई? कंफ्यूजन वाला तो मामला ही नहीं है। 7B पेंसिल सबसे नरम और 9H पेंसिल सबसे कठोर होती है। बिल्कुल, ये हमने बताया अभी। पेंसिल जितनी कठोर होगी उतनी महीन में हल्का लिखेगी। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये जो कॉनिकल शेप है, ये चीजल शेप है जो फिनिशिंग वर्क के लिए काम लिया जाता है। ये सैंड पेपर है जिसे रेगमाल कहते हैं या रेजमाल कहते हैं, जो पेंसिल को छीलने के लिए भी काम में लिया जाता है। रेगमाल या रेजमाल जो पेंसिल को छीलने के लिए काम में लिया जाता है। अगला है, पेंसिल जितनी नरम होगी उतना ही मोटा व गहरा लिखेगी, जितनी कठोर होगी उतना ही पतला व हल्का लिखेगी। 2H होती है जो ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, थीन लाइन खींचने में काम में ली जाती है। ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, थीन लाइन होती क्या है? आपको आगे की क्लासों में आराम से समझ में आएगा ये चीजें। H हमारे पास कौन सी प्रकार की है भाई? विमाकन रेखा, एरो हेड, अक्षरांकन सेक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, वर्त वक्र, ये सब पेंसिल के लिए उपयुक्त होता है। वो हमारे पास कौन से प्रकार की रेखा होती है? H प्रकार की। तो एक रेखा होती है 2H प्रकार की, एक रेखा होगी हमारे पास H प्रकार की, ठीक है। अगला हमारे पास होता है HB। HB हमारे पास कौन सी होती है भाई? थिक लाइन, रफ कार्य, नोट्स लिखन आदि है तो ये पेंसिल उपयुक्त होती है। थिक लाइन, रफ कार्य, नोट्स लेखन आदि के लिए काम में लेते हैं, वो कौन सी पेंसिल होती है भाई? HB। 4B to 7B कला कार्य एवं छायांकन हेतु काम में ली जाती है। H हमारे पास हार्डनेस है, B हमारे पास ब्लैकनेस को रिप्रेजेंट करता है। सामान्य पेंसिल का अनुप्रस्थ काट भुजाकार रेखा होता है ताकि इसे गोल घुमाकर समान मोटाई वाली रेखा खींची जा सकती है। इसे ढलान वाली जगह पर रखने पर यह फिसले नहीं। इसे कहते हैं, ये पेंसिल होनी चाहिए ऐसा कि ऐसे मान लो सीधी जगह पर, ऐसा नहीं एकदम स्लिप हो जाए। स्लिप नहीं होनी चाहिए। स्लिप हो गई तो बेफालतू में ज्यादा लंबी लाइन खींच दोगे, जितनी चाहिए नहीं उससे ज्यादा खींच दोगे। शंक्वाकार नोक वाली पेंसिल का उपयोग रचनाएं, रेखा चित्र, अक्षरांकन और वक्र में किया जाता है। चीजल पॉइंट या फ्लैट पॉइंट होता है, उसका उपयोग मोटी रेखा खींचने में काम करते हैं। एक तो हमने लिया ना शंकु आकार की, और एक है हमारे पास कॉनिकल शेप।
ये हमारे पास देखिएगा, ये देखिएगा, ये हमारे पास शंकु आकार की है, ये है कॉनिकल शेप, शंकु है आगे, शंकु आकार, ये चीजल छेनी। ओके, तो चीजल वाली मोटी रेखा खींचने के लिए, और शंक्वाकार नोक वाली है रचनाएं, रेखा चित्र, अक्षरांकन, वक्र, कर्व, इस प्रकार की सारी रेखा खींचने के लिए काम में ली जाती है। अगला है व्यावसायिक ड्राइंग बनाने में मैकेनिकल पेंसिल व क्लच पेंसिल का भी उपयोग किया जाता है। इन पेंसिल में 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9 mm में व्यास वाली लीड प्रयोग में ली जाती है। इन पेंसिल में 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9 mm की व्यास वाली लीड प्रयोग में ली जाती है व्यावसायिक ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, पेंसिल का सिक्का अर्थात लीड ग्रेफाइट व केओलाइन यानी मिट्टी को विभिन्न मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। जिस पेंसिल में केओलाइन की मात्रा जितनी अधिक होगी पेंसिल उतनी ही कठोर होगी, तथा ग्रेफाइट की मात्रा जितनी अधिक होगी पेंसिल उतनी ही नरम होगी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब हमारे पास आता है ये कॉनिकल पॉइंट पेंसिल है, कॉनिकल शेप है। ये चीजल पॉइंट है, चीजल शेप है। ये हमारे पास लिखा हुआ एच है, ये एच है, ये 2H है। ये पेंसिल का लिखा होता है, भाग होता है कि पेंसिल कौन से प्रकार की है। ये मैकेनिकल पेंसिल है, आगे खटका दबाओगे पीछे आगे लेड बाहर निकलती जाएगी, इसको छीलने की आवश्यकता नहीं है। ये पेंसिल कौन काम लेते हैं? जो कॉमर्शियल रूप से ड्राइंग करते हो इसको काम में लेते हैं भाई। ओके भाई। एक है पेंसिल कटर, पेंसिल को छीलने के लिए प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का बना होता है, उस पर एक क्या होती है भाई, ब्लेड लगी होती है, शॉर्पनर। शॉर्पनर के बारे में बात हो रही है। पेंसिल कटर क्या होता है? शॉर्पनर, छीलने के लिए। रेज माल है जो छिल तो लिया, अब चारों ओर से बराबर घिसाई करने के लिए हम क्या काम लेते हैं? सैंड पेपर यानी रेज माल का प्रयोग किया जाता है। और रेज माल के नंबर रहते हैं 0 नंबर, 00 नंबर, उस हिसाब से नंबर होते हैं उसके। ओके, आगे रबर। रबर कैसा होता है? रबर रबर होता है रफ कार्य करने के लिए। रबर क्यों काम में लेते हैं? तो आप कहेंगे भाई रबर को काम में लेने का प्रमुख कारण हमारे पास ये है, रबर को काम में लेने का प्रमुख कारण हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे रबर काम में लेने का प्रमुख कारण हमारे पास ऐसा है कि जिसमें ड्राइंग शीट पर बनी गलत आकृति में रफ लाइनों को मिटाने के लिए रबर का प्रयोग किया जाता है। अच्छे रबर की विशेषता होती है कि वह न तो खुद काला हो न ही कागज को काला करें। रबर हमारे पास सॉफ्ट व अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये इरेजर सामान्यतः किसका बना होता है भाई? प्राकृतिक रबर का। 2 मिनट का मैं हल्का सा ब्रेक लूंगा, गला थक गया है। 2 मिनट के बाद में मैं आगे का भाग बोलूंगा भाई, ठीक है।
बच्चा पूछ रहा है ये वीडियो कौन सी ट्रेड वाला देख सकता है। अरे भाई कॉमन भाग बता रहा हूँ, ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ, पहले तो सिलेबस समझ ले भाई। जब तक तू सिलेबस नहीं समझेगा मैं क्या कर पाऊंगा, तो खुद बता कैसे होगा अपना काम जब तक तुम सिलेबस ही नहीं समझोगे। मेरे लिए तो परेशानी हो जाएगी ज़्यादा। आप ज़्यादा परेशानियां नहीं करवाएं, थोड़े से समझदार बने। ठीक है भाई, चलो अगला हमारे पास है इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड है स्टेनलेस स्टील की पतली सी पट्टी होती है मनसाई लाइन को काटने के लिए। ये स्टील की बनी होती है, पतली सी पट्टी होती है। तो जिसमें क्या होता है कि स्पेस के अंदर वाला भाग आ जाता है ना, तो रबर के द्वारा इस भाग को आराम से आसानी से काट सकते हैं, इसलिए इरेजिंग शील्ड काम करता है। इरेजिंग शील्ड इरेज करने के लिए काम करता है, जो हमारे पास जरूरत की चीज़ नहीं उसको काटने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है भाई, बताइए ड्राइंग शीट पर किसी आकृति व लाइन को मिटानी हो तो रबर से मिटाने पर उस लाइन के आसपास बनी ड्राइंग खराब होने की संभावना होती है। ड्राइंग शीट पर किसी आकृति में लाइन को मिटानी हो तो रबर से मिटाने पर उस ड्राइंग के आसपास बनी ड्राइंग को खराब होने की संभावना होती है, और ये संभावना नहीं हो इसलिए स्टेनलेस स्टील की पतली सी प्लेट होती है, सीट लगी होती है, जो खांचे कटे होते हैं, जो इच्छित भाग है ना वही काटें, पास वाली लाइन नहीं कटें, इसलिए इरेजिंग शील्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है ड्राइंग शीट का। हाँ भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट। किस बारे में? ड्राइंग शीट के बारे में। ड्राइंग शीट क्या? वह पेपर जिस पर ड्राइंग बनाई जाती है ड्राइंग शीट कहलाती है। एक अच्छी ड्राइंग शीट के क्या गुण होने चाहिए? पहला, ऊपरी सतह चिकनी व सफेद, निचली सतह खुरदरी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, नो इरेजिंग इफेक्ट। नो इरेजिंग इफेक्ट अर्थात इरेजर से मिटाने पर ड्राइंग शीट के रेसे उखड़ने नहीं चाहिए। तीसरा, स्याही नहीं फैलनी चाहिए। चौथा, ड्राइंग शीट के कागज की मोटाई एक समान होनी चाहिए, इसलिए कौन सा पेपर काम में लेते हैं? मील मेड पेपर काम में लेते हैं। मोड़ने में रोल करने पर सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारे पास खास बातें हैं। ऊपरी सतह चिकनी में सफ़ेद, निचली सतह खुरदरी, नो इरेजिंग इफेक्ट होना चाहिए, स्याही नहीं फैलनी चाहिए, ड्राइंग शीट के कागज़ की मोटाई एक समान होनी चाहिए, और ये मोड़ने में रोल करने पर इसमें सलवटें भी नहीं पड़नी चाहिए। ये इसकी खास बात है, इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगला मामला भाई, अब है ड्राइंग शीट का माप A0 A1 A2 A3। माप आपको ये ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यदि पूछा जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तब आप कहना 1:2। चौड़ाई छोटी है, लंबाई ज़्यादा है। लंबाई हमारे पास ज़्यादा होती है, चौड़ाई हमारे पास कम होती है, ठीक है। चौड़ाई 841 है, लंबाई 1189 है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे माप आधा होता जाएगा। आपको सामने ये डायग्राम यहाँ होगा आधा माप वाला, नहीं है क्या? चलो मैं बना ही देता हूँ। ओके, अब आप देखो भाई ध्यान से
ए जीरो है, ए जीरो की चौड़ाई 841 है, लंबाई 1189 है, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1 मीटर स्क्वायर। ओके, ए वन जो है उसमें 1189 का आधा 594 है, इंटू 841 हो गया, तो जो पहले चौड़ाई थी अब लंबाई बन गई, ये 1/2 मीटर स्क्वायर है। जैसे ही ए थ्री के बारे में बात करेंगे तो 841 का आधा 420 हो गया, 594 है वो एज इट इज हो गया, तो आप कहेंगे ये 1/4 मीटर स्क्वायर हो गया। ए टू है भाई, ये ए टू है। ए थ्री के बारे में बात करेंगे, 594 का आधा 594 आधा कितना हो गया? 297 हो गया, 297 गुणा 420, ये हमारे पास है 1/8 मीटर स्क्वायर। और ए फोर का माप है 210 बाई 297, ये हमारे पास है 1/16 मीटर स्क्वायर। ए जीरो हमारे पास होता है 841 बाई 1189, 1 मीटर स्क्वायर है। ए वन का माप है 594 बाई 841, ½ मीटर स्क्वायर है। ए टू का माप है 420 बाई 594, 1/4 मीटर स्क्वायर है। ए थ्री का माप है 297 बाई 420, 1/8 है। ए फोर का माप है 210 बाई 297, 1/16 है। तो ये हमारे पास माप है, जिसमें किसका माप है? तो आप कहेंगे ये माप है हमारे पास ड्राइंग बोर्ड का। ये हमारे पास माप किसका है? ये माप है ड्राइंग बोर्ड का। ठीक है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर, ½ मीटर स्क्वायर, 1/4 मीटर स्क्वायर, 1/8, 1/16, ये माप है। हर बार इसका आकार आधा होता जाता है। ओके, अब ये मामला है ट्रिम्ड साइज जो हम उपयोग लेते हैं। अनट्रिम्ड हमेशा बड़ा होता है, बड़े वाला भाग है। ये 841 है तो 880 के आसपास है, 1189 है तो 1230 के आसपास है। लगभग कितना एक्स्ट्रा है भाई? 40 दोनों पर। इधर कितना एक्स्ट्रा है? तो आप कहेंगे लगभग 30-40 के आसपास। ये हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास 30 से 35 के बीच है। ठीक है, 30 के आसपास है। जो जैसे जैसे जाओगे तो आपको देख रहे हैं अनट्रिम्ड साइज क्या कहते हैं। कोई ड्राइंग शीट आप मार्केट से लेके आए, ड्राइंग शीट आप मार्केट से लेके आइए, आप देखो कि इसके किनारे विनारे कट सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कट वट लग जाएगा। तो ये जो कट वट लग जाएगा ना, तो ये कट वट नहीं लगे, इससे बचना हो तो इसके लिए हमें काम में लेना पड़ता है। ओके भाई, चलो अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट भाग। ध्यान से देखो, करो बात करो। हेलो, हाँ सर।
प्रत्येक सीट की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात 1:√2 है। सबसे बड़ी ड्राइंग A0 और सबसे छोटी ड्राइंग A5 होती है। वो हम यहाँ देख ली सीट का। A0 का आकार क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर। A0 1.189 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 0.841 मीटर होती है। ये माप होता है लंबाई और चौड़ाई का। ड्राइंग सीट का लेआउट है। ड्राइंग सीट होती है, पहले जो बाहर चारों ओर होती है अनट्रिम्ड सीट होती है। अनट्रिम्ड जो सीट होती है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो सीट होती है अनट्रिम्ड, ये हमारे पास अनट्रिम्ड सीट होती है। इस अनट्रिम्ड सीट में बाईं तरफ भाग ज़्यादा छोड़ा जाता है और बाकी तरफ भाग है जो हमारे पास कम छोड़ा जाता है, और ये हमारे पास बीच वाला भाग है वो ट्रिम्ड कहलाता है। ये हमारे पास क्या कौन सा भाग कहलाता है, तो आप कहेंगे ट्रिम्ड भाग है। और ये हमारे पास अनट्रिम्ड भाग है। अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड के बीच में जो लाइन होती है ना, ये होता है मार्जिन कहलाता है। ये मार्जिन कहलाता है। इस लाइन को मार्जिन लाइन भी कहते हैं, मार्जिन लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर बाईं तरफ ज़्यादा मार्जिन छोड़ा जाता है, क्योंकि बाईं तरफ हमारे पास क्या करनी पड़ती है, फाइलिंग करनी पड़ती है, फोल्डिंग करनी पड़ती है, फाइलिंग फोल्डिंग ये सब कार्य करना पड़ता है। तो बाईं तरफ भाग हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। बाईं तरफ फाइलिंग फोल्डिंग करनी पड़ेगी तो भाग क्या छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। अगला मामला है ड्राइंग शीट लेआउट से संबंधित कुछ शब्दावली है। ड्राइंग शीट के चारों ओर मार्जिन छोड़ा जाता है। ये मार्जिन मार्जिन लाइन द्वारा प्रदान किया जाता है। और मार्जिन जो ज़्यादा छोड़ा जाता है इसके बारे में भी ध्यान से देख लो कि हमारे पास बाएं सिरे पर 20 से 40 mm का छोड़ा जाता है, बाकी अन्य सिरों पर 5 से 25 mm का छोड़ा जाता है। बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है, जब ड्राइंग को फाइलिंग और बाइंडिंग की जाती है तो मुख्य भाग खराब नहीं हो इसलिए ज़्यादा छोड़ा जाता है। अगला हमारे पास है मार्जिन लाइन है, उसके बाहर का क्षेत्र है वो ड्राइंग शीट में क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। ड्राइंग शीट अनट्रिम्ड साइज में ट्रिम्ड साइज के बीच का भाग होता है। जो मार्जिन क्या होता है, अनट्रिम्ड साइज और ट्रिम्ड साइज के बीच का भाग क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे मार्जिन होता है। मार्जिन ड्राइंग शीट के बाईं तरफ ज़्यादा रखा जाता है ताकि शीट की फाइलिंग और बाइंडिंग करने के दौरान कार्यकारी भाग खराब नहीं हो। जो हमारे पास मार्जिन लाइन छोड़ दी उसके अंदर एक और लाइन होती है जिसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। मार्जिन लाइन में बॉर्डर लाइन के बीच के स्थान को बॉर्डर कहते हैं। ये ड्राइंग शीट के मार्जिन लाइन के बाद अंदर की ओर बॉर्डर लाइन खींची जाती है। बॉर्डर लाइन द्वारा सीट को चारों तरफ बराबर क्षेत्र दिया जाता है। इसमें माप ध्यान रखना, A0 और A1 सीट को जो बॉर्डर की चौड़ाई है 20 mm दी जाती है और A2 और A3 A4 को चौड़ाई दी जाती है 10 mm। ये ध्यान रखना। ड्राइंग का स्पष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है, आप कहेंगे ड्राइंग का स्पष्ट क्षेत्र है वो फ्रेम कहलाता है। स्पष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास बॉर्डर लाइन है जिसमें बॉर्डर एंड फ्रेम के बारे में बात हुई है। तो हमारे पास ये तो हो गया अनट्रिम्ड साइज, ये है मार्जिन लाइन, ये है बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन है, और ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे बॉर्डर कहलाता है। टाइटल ब्लॉक होता है जिसमें इंपॉर्टेंट माप लिखा जाता है, 185 बाई 65 mm का होता है ये माप। ठीक है, ये दाईं और नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। चारों ओर ग्रिड बने होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमेशा सब में होता है, ABCD ये सब सिम में होता है। 25 mm से लंबे होने चाहिए, 75 mm से कम होने चाहिए। इनके बीच में होता है ग्रिड। ग्रिड क्यों बनाया जाता है, ताकि कल को रिवीजन करना हो, कोई भाग में पुनरावृत्ति करनी हो तो पूछा जाए कि ये एरिया क्या कहलाएगा, तो आप क्या कहेंगे भाई B5 कहलाएगा। तो आपको पूछे ये एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे ये एरिया आपके पास C2 कहलाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का माप है जो टाइटल ब्लॉक यानी शीर्ष ब्लॉक को दर्शाता है। टाइटल ब्लॉक का ये बड़ा भाग है। अब हो गया ड्राइंग शीट के निचले दाहिनी कोने पर शीर्ष एक ब्लॉक बनाया जाता है, 185 बाई 65 mm होता है। टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है। संस्था का नाम क्या है, ड्राइंग का शीर्षक क्या है, ड्राइंग बनाने वाले का नाम क्या है, स्केल का प्रोजेक्शन कौन सा है, और आपके पास फर्स्ट एंगल है, प्रोजेक्शन का प्रकार भी काम में लिया जाता है। प्रोजेक्शन का प्रकार फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, इसको भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ऑफलाइन बुक स्टोर पे मिल जाएगी भाई हैतराम।
आप यदि राजस्थान में हो कहीं से, तो अपने आसपास सिटी से हो, तो उनको दुकान वालों को कह दो आपके पास है क्या, नहीं है तो क्या कल मंगा दो, फटाफट से वो मंगवा देंगे। राजस्थान वाले सभी अपने आस पड़ोस वाली दुकान वालों से कह के मंगवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला भाग भाई, केंद्रिक चिन्ह और अनुस्थापना चिन्ह के बारे में देख लो। हमारे पास टोटल केंद्रिक चिन्ह और अनुस्थापना चिन्ह के बारे में देखो कितने प्रकार से हैं भाई, तो ये हमारे पास है 4। ये है देखो केंद्रिक चिन्ह, 1 बीचों बीच है, 2 3 और 4। इन 4 में से ये 1 और 2 जो है ये ओरिएंटेशन मार्क है, अनुस्थापना चिन्ह कहलाते हैं। यानी कभी इस ड्राइंग को पुनः बनाना हो, वापस बनाना हो, तो इसके लिए हमारे पास अनुस्थापना चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 सेंटर मार्क है, जिसमें ओरिएंटेशन मार्क कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो 2 ओरिएंटेशन मार्क है, 4 सेंटर मार्क है। अगला मामला है अनुस्थापना चिन्ह की संख्या क्या होती है, तो आपके आंसर 2 होती है। इनमें से एक चिन्ह की दिशा सदैव ड्राइंग बनाने वाले की तरफ होता है। ये चिन्ह ड्राइंग को पुनः उत्पादित करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। प्राय बाईं तरफ एवं नीचे की तरफ वाले केंद्रिक चिन्ह को ही अनुस्थापना चिन्ह बनाया जाता है। बाईं तरफ एवं नीचे की तरफ वाले केंद्रिक चिन्ह को ही अनुस्थापना चिन्ह बनाया जाता है। बाईं तरफ और नीचे की तरफ वाले, यही मैंने बताया था अनुस्थापना चिन्ह। और अनुस्थापना चिन्ह 2 ही होते हैं, सेंटर मार्क कितने होते हैं, 4 होते हैं। ग्रिड रेफरेंस जोन, जैसे मैंने नहीं कहा था ये ए है, बोले 1 2 3 4 5 है, ये ए बी सी डी ऐसा है। तो ये जो आपके पास मॉडिफिकेशन करने के लिए काम में लिया जाता है ना, A3 A4 A5 ये है। तो मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग के विशेष स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए ग्रिड रेफरेंस काम में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो कि आपके पास B2 B3 C2 इस प्रकार का होता है। इसकी लंबाई 25 mm से अधिक होनी चाहिए, 75 mm से कम होनी चाहिए, हमेशा सम आकृति होनी चाहिए। एक तरफ अक्षर होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। ड्राइंग के 2 ग्रिड आमने सामने मिलाने पर आयताकार भाग बनेगा, जैसे B4 ग्रिड कह दिया, यानी 4 की बी में 4 की रेखाएं जहां पर मिलती है आयताकार भाग बनता है। और ये रिवीजन की स्थिति को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। रिवीजन की स्थिति कहां पर दर्शाई जाती है, रिवीजन पैनल पर दर्शाई जाती है। और रिवीजन पैनल इस ड्राइंग शीट में कहां होता है यदि पूछ लें, तो आप कहना दाईं और ऊपर की तरफ होता है, दाईं और ऊपर की तरफ होता है। यदि यहाँ नहीं है तो टाइटल ब्लॉक के अंदर भी इसको बना सकते हैं, परंतु ये पहला है, दूसरा ये है। समयानुसार मॉडिफिकेशन में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए मॉडिफिकेशन में परिवर्तन हुआ भाग जो दर्शाया जाता है वो रिवीजन पैनल में दी जाती है उसकी जानकारी। ये प्राय ड्राइंग के दाएं कोने में ऊपर की ओर होता है। ड्राइंग में दाएं कोने में कहाँ होता है भाई, तो आप कहेंगे दाएं कोने में ऊपर की ओर होता है। ड्राइंग में दाएं कोने में ऊपर की ओर होता है। ओके मामला भाई, चलो। ट्रेसिंग पेपर व ट्रेसिंग क्लॉथ क्या है भाई, ट्रेसिंग पेपर व ट्रेसिंग क्लॉथ ये एक विशेष प्रकार का अलग पारदर्शी कागज होता है। ट्रेसिंग पेपर का उपयोग विभिन्न प्रकार की ड्राइंग की नकल तैयार करने में किया जाता है। अलग अलग प्रकार की ड्राइंग की नकल तैयार करने में, जैसे पटवारी काम नहीं लेता गांव में कि भाई आपके जो कपड़े पर नक्शा बना वो उस नकल पर बना दिया, तो वो है अर्ध पारदर्शी भाग होता है ट्रेसिंग पेपर। जो ट्रेसिंग क्लॉथ होता है उसके ऊपर जो लंबे समय तक उसमें ड्राइंग बनी हुई रहती है वो स्टॉर्च और गोंद में डुबो कर निकाला जाता है। और स्टॉर्च और गोंद में डुबो के निकाला जाता है तो लंबे समय तक वो इसकी सुरक्षित रहता है। तो अनेक वर्षों तक है भाई, अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए ट्रेसिंग क्लॉथ और ट्रेसिंग पेपर का काम में उपयोग में लिया जाता है। अब हमारे पास आता है इसमें ब्लूप्रिंट। अमोनिया कागज के साथ ट्रेसिंग पेपर होता है, वो ब्लूप्रिंट है। डस्टर या रुमाल रबड़ द्वारा ड्राइंग शीट पर कुछ मिटाने के लिए जो मेल आ जाता है उसको हटाने के लिए किसको काम लेंगे, डस्टर या रुमाल को काम में लेंगे। हमारे पास जो ड्राइंग बोर्ड होता है उस पर ड्राइंग शीट को स्थापित करनी होती है। ड्राइंग शीट स्थापित करने के लिए एक तो होता है चारों तरफ आप लगा दो ये क्लिप, लेकिन ये क्लिप कब लगाएंगे, जब हमारे पास बराबर माप की हो।
यदि मान लो कोई ड्राइंग की शीट छोटी आकार की है तो आप ये पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन पिन से ये भाग खुरदरा हो जाएगा। खुरदरा होने के कारण ये है ना ड्राइंग बोर्ड खराब होने लग जाएगा। इसकी जगह सेलो टेप काम में लेना, ये भी हमारे पास क्या रहता है, उपयुक्त भाग रहता है। तो सेलो टेप और पिन तो वैसे भी दिक्कत करेगा, जैसे आपका कोई मिनी ड्राफ्ट वगैरह घूमेगा ना तो भी ये पिन हमारे पास क्या करेगा, बीच बीच में अटक जाएगी तो दिक्कत करेगी। ड्राइंग बोर्ड में पिन के बारे में बता दिया भाई, सेलो टेप पिन। अगला ड्राइंग शीट को मोड़ने की विधि है। इसमें दो प्रकार की विधि है। एक तो 297 बाई 190 mm है। ये हमारे पास नाम ध्यान, फाइलिंग या बाइंडिंग के लिए काम में ली जाती है। फाइलिंग और बाइंडिंग में काम में ली जाती है। A0 में हमारे पास टोटल 9 फोल्ड होंगे, यही पूछेगा सवाल। A0 में 9 फोल्ड होंगे फाइलिंग और बाइंडिंग के अंदर, 297 बाई 190 mm, और कुछ नहीं पूछेगा। अब आपके पास ये रहा, जैसे मान लो 297 बाई 190 वाला, तो इसमें देखो कितने फोल्ड है A0 में, तो आप देख लेना 9 फोल्ड है, यही सवाल आएगा। जैसे ही आप इसके आगे आओगे, सेकंड विधि है, इसमें 297 बाई 210 mm आएगा। ये हमारे पास प्रिंट या किसी कैबिनेट में सुरक्षित रखने के लिए काम में लिया जाता है, और ये A0 में 7 फोल्ड आता है। इसका A0 में फोल्ड की संख्या कितनी होती है, तो A0 में 7 फोल्ड होता है। देख लो A0 के अंदर 7 फोल्ड है, और इसका 7 फोल्ड है, तो माप 297 बाई 210 है, और उसका 297 बाई वो 190 mm है। तो दो अलग अलग माप के बने होते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है स्केल यानी पैमाना। पैमाना वह युक्ति है जिसकी सहायता से ड्राइंग को आनुपातिक आधार से तैयार किया जाता है। किसी भी वस्तु को ड्राइंग उसकी पूरी साइज के अनुसार बनाना संभव नहीं होता है, ठीक है। बड़ी वस्तुएं जैसे मकान, पुल, सड़क, बड़ी मशीनें आदि की ड्राइंग छोटी तथा छोटी वस्तुएं जैसे घड़ी के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के अवयव की ड्राइंग बड़ी करके बनाई जाती है। अतः सभी प्रकार की ड्राइंग है जो पैमाने के आधार पर होता है। बड़ा जो पुल होता है उसको छोटा करके बनाया जाता है, छोटा पुर्जा होता है उसको बड़ा करके बनाया जाता है, क्योंकि छोटा पुर्जा ड्राइंग पर दिखेगा नहीं तो बड़ा करना पड़ेगा। पुल इतना बड़ा होता है, ड्राइंग से इतनी बड़ी बना नहीं सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। जो कोई विशेष सीधी माप है, जिस माप का उसी माप को दर्शा दो। जैसे मान लो मेरे पास पानी की बोतल है, जिस माप की उसी माप को दर्शा दे, उसे फुल स्केल भी कहा। तो 3 प्रकार होंगे हमारे पास। इसके लिए काम में लेना पड़ता है पैमाना। इसके लिए क्या काम लेना पड़ता है, पैमाना। पैमाना हमारे पास क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी निरूपक भिन्न। इसमें ड्राइंग में वस्तु का प्रदर्शित माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बटा वस्तु की वास्तविक माप को निरूपक भिन्न के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, इस उदाहरण के लिए आप देखो, वास्तविक लंबाई किसी वस्तु की 50 सेंटीमीटर है और ड्राइंग में 2 ही दर्शाया है, तो 2/50 यानी 1/25 हो गया, 1:25 हो गया। तो बड़ी भाग को छोटा दर्शाया, तो ये रिड्यूसिंग स्केल हो जाएगी। तो इसी हिसाब से हमारे पास 3 प्रकार के लघुकरण पैमाना, रिड्यूसिंग स्केल, बड़ा भाग है। रिड्यूसिंग में क्या आता है, पुल आ गया, सड़क आ गया, बिल्डिंग आ गया, तो ये हमारे पास बड़ा होता है, बड़े को छोटा दर्शाना होता है, रिड्यूसिंग है। और वर्धमान पैमाना है, जो छोटे भाग को बड़ा दर्शाना है। जो हमारे पास घड़ी के कल पुर्जे आ गए, मशीन के पुर्जे आ गए, तो छोटे को बड़ा दर्शाना है, तो RF का मान 1 से ज्यादा बड़ा दर्शाना, तो 1 से ज्यादा छोटा दर्शाना, तो 1 से कम। जो आकार है वही दर्शाना, तो पूर्ण आकार का पैमाना। 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन काम में लिए जाते हैं। पहला लघुकरण यानी रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल क्या कहलाता है, मकान, सड़क, बड़े ट्रांसफॉर्मर, ट्रेन, यानी बड़ा भाग है उसको छोटा दर्शाना। 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर दर्शाना है, तो 1/100 हुआ, तो 0.01 या 1:100 हो गया, ठीक है। तो RF का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। बात बढ़िया। अब इसके बाद में अगला मामला देखते हैं, वर्धमान पैमाना। वर्धमान पैमाना का मतलब एन लार्ज स्केल, जिसमें 1 mm की वस्तु को ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने के लिए 1 mm है, 1 सेंटीमीटर को 1 mm है, उल्टा कर दिया ना भाई। 1 mm की वस्तु को एक ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित की 1 सेंटीमीटर है 1 mm की, ठीक है। तो 10 बटा क्या हो गया, 1 यानी 10:1। तो ये हो गया छोटी भाग को बड़ा दर्शाने के लिए। मशीन का पुर्जे, घड़ी के पुर्जे छोटे भाग को बड़ा दर्शाने के लिए काम लिया जाता है। फुल स्केल का मतलब है जो भाग जैसा है वैसा ही दर्शाना है, न कम करना है न ज्यादा करना है। 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ही दर्शाना है।
अगला मामला, ये हमारे पास M1 M2 भाग है भाई, डेजिग्नेशन। M1 जो है 1:1 1:2 है, M2 है 1:2.5 से 1:5 है, M3 है 1:10 1:20, M4 है 1:50 1:100, M5 है 1:200 और 1:500, M6 है 1:300 से 600, और इसी प्रकार M8 आएगा तो 1:1000 से लेके 1:2000 तक होता है M8। ओके, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्यतः उपयोग लाए जाने वाले पैमाने के लिए काम लिया जाता है वो कहलाता है लघुकरण पैमाना। 1:2, 1:20, 1:200, 1:2000, ये है, ये लघुकरण पैमाना है। वर्धमान पैमाना 50:1, 5:1 और 1:1 है, वो है फुल स्केल पैमाना। हमारे पास साधारण स्केल होता है जिसमें 1.9 सेंटीमीटर माप लो। विकिरण पैमाना होता है 1.92 सेंटीमीटर, यानी इकाई उसका 10वां भाग और 100वां भाग भी माप लेता है। ये इकाई और 10वां भाग भी मापता है। ये सूक्ष्म भाग को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ये दो में तुलना करके मापेगा। ये कोण मापेगा, कोण मापने के लिए जीवा पैमाना काम में लिया जाता है। ठीक है, ये सब स्केल के प्रकार हैं। तो ये हमारे पास पूरा भाग खत्म है। इसके अंतर्गत लास्ट में बता दिया गया है साधारण पैमाना है जो 2 इकाई मापेगा, मीटर और डेसीमीटर माप दिया, यह सेंटीमीटर और मिलीमीटर माप दिया। जबकि विकिरण है 3 इकाई को पढ़ सकता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या फिर किलोमीटर, डेक्टोमीटर और डेकामीटर, यानी कि इकाई 10वां और 100वें भाग को माप सकता है। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर होता है। अब आपको इसको एक बार और रिवीजन कर लेना, आपको याद हो जाएगा। फिर हम आज शाम को 7 बजे सवाल करेंगे, सारे आपके सवाल फिट एंड फाइन बैठ जाएंगे। ठीक है जी, चलो बढ़िया तरीके से पढ़ो। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।